Hello students, good morning to all of you. I am Karan Vidya sir, Physics faculty. Dear student, in our today lecture we discuss about unit second current electricity. बेटे आज के लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सोल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो बेटे पूरा फोकस बोर्ड पे रहे, राइटिंग का कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी आप नोट्स इनके बना चुके हैं, ठीक है। तो आपको बस कंप्लीट फोकस करके चीजों को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ भी बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जो आपको लिखना था आप पहले लिख चुके हैं, आपके फेयर में सब कुछ लिखा हुआ है। बस अब तो आपका पूरा कंसंट्रेशन 100% कंसंट्रेशन बोर्ड पे हो और चीजों को ध्यान से समझना है, ठीक है बेटे। देखो आज हम रिवाइज करेंगे यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटे। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम अपना सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो बेटे देखो फर्स्ट आपके पास टॉपिक बनता है उसमें ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल। बेटे एक वर्ड है ईएमएफ और एक वर्ड है अपने पास टीपीडी ऑफ ए सेल, ठीक है। दोनों को अच्छे समझते हैं भाई ईएमएफ क्या होता है, टीपीडी क्या होता है। बेटे देखो ध्यान से सुनना है, डेफिनेशन यहाँ पे अब हम रिटर्न में कम लेंगे, चीजों को समझेंगे ज्यादा, ठीक है। पूरा फोकस बोर्ड पे रहे। अब मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक सेल है, कोई एक सेल है, बैटरी है, एलिमिनेटर है, कुछ भी है। उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है बेटे नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ध्यान से सुनना, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। देखो यहाँ पे कंडीशन दिया मैंने, ये कंडीशन ऐसे बना लिया मैंने एक सर्किट, एक डायग्राम ये बना दिया मैंने और बेटे एक डायग्राम मैंने ये बना दिया। पॉजिटिव बेटे देखो इन दोनों डायग्राम में कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। बेटे यहाँ पे की क्लोज है, यहाँ पे की ओपन है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्या है क्लोज है। तो मैं सिंपल वे में कह सकता हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। वी कैन से दैट इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। बेटे सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट, व्हेन इट इज ओपन सर्किट। और डियर स्टूडेंट जब सर्किट आपका ओपन होगा, नो करंट इज ड्रॉन, सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, नो करंट ड्रॉ, ठीक है। मीनिंग आ रहा है समझ। बेटे अब आपने क्या किया, आपने इस की को जो ओपन था उसको कर दिया क्लोज, ठीक है। जैसे की को क्लोज करेंगे सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन इट इज इन क्लोज सर्किट। बेटे सर्किट कैसा है, क्लोज। जब सर्किट आपका क्लोज होगा तो करंट इज ड्रॉन, करंट सर्किट में से ड्रॉ होगा, करंट इज ड्रॉन। बेटे डेफिनेशन दोनों के क्लियर। ईएमएफ का आपका सिंबल होगा ई और डियर स्टूडेंट टीपीडी का सिंबल आपका होगा वी। तो दोनों के डेफिनेशन में माइनर डिफरेंस है। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। यहाँ पे बेटे ओपन को रिप्लेस किससे करेंगे, क्लोज से, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। डेफिनेशन दोनों के क्लियर हो गए। अच्छा यहाँ पे जब सर्किट ओपन है तो सर्किट में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगा, करंट फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि स्विच आपका क्या है, ऑफ है। यहाँ पे जब स्विच आपने ऑन कर दिया, सर्किट क्लोज कर दिया, तो बेटे सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। यहाँ तक क्लियर हो। अच्छा बेटे सेकंड पॉइंट की हम बात करें दोनों में, तो सिंपल वे में मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान दीजिए, जो ईएमएफ है, देखो बेटे आपने क्या किया, अब यहाँ पे इस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई बल्ब लगा रखा है, ये कोई बल्ब है और यहाँ पे कोई बल्ब है। क्या इस कंडीशन में ये बल्ब ग्लो करेगा, हम कहेंगे नहीं करेगा। क्या इस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा, देन योर आंसर विल बी यस, दिस बल्ब विल ग्लो, करेगा ना। तो बेटे इसके भी हाफ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो ईएमएफ है ना वो एक कॉज है, ईएमएफ इज कॉज, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे आप कह सकते हो जो टीपीडी है ना आपका, वो क्या है, इज एन इफेक्ट। आपको फाइनल इफेक्ट किसमें मिलेगा, टीपीडी में, ना कि ईएमएफ में, ठीक है। ईएमएफ एक कॉज होता है, टीपीडी क्या है, इफेक्ट है। बात समझ आ गई।
इसके अलावा बेटे अपने पास एक वर्ड और है जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका ईएमएफ है ना, ईएमएफ किसी भी सेल का, थर्ड पॉइंट आपका होगा ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस आर। किसी भी सेल का, किसी भी सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉलर, उस पे ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगा। जब बेटे दोनों का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जब ये डिपेंड नहीं करेगा तो ये डिपेंड करेगा। सो आप कह सकते हैं टीपीडी डिपेंड्स ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस आर। बेटी बात समझ आ रही है? तो देखिए आपके पास किसी ने बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड टीपीडी ऑफ ए सेल। तो बेटे डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी ऑफ ए सेल। तो बेटे आप कहेंगे फर्स्ट पॉइंट इनका डेफिनेशन हो जाएगा। डेफिनेशन में माइनर डिफरेंस है, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे क्या होगा क्लोज। ओपन सर्किट में कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, क्लोज सर्किट में करंट ड्रॉ होगा। उसके बाद ईएमएफ एक कॉज है, टीपीडी एक इफेक्ट है। ईएमएफ किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है बट टीपीडी करता है। ठीक है बेटे, तीनों पॉइंट को अच्छे से माइंड में सेट कीजिए। फिर करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में बात। बेटे देखो अब हम बात करते हैं, बस आपको नोट नहीं करना, चीजों को माइंड में सेट करना है बस डायरेक्टली। ठीक है, तो बेटे अब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल स्मॉल आर से। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की हम बात करें तो सिंपल वे में कह सकते हैं बेटे, मान लो कि आपके पास ये कोई एक सेल या बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपने पास एक सेल हो गया, इसके दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव दूसरा क्या है नेगेटिव। ठीक है बेटे, इस सेल में ना जैसे ही आप किसी सर्किट में अरेंजमेंट इसको करेंगे तो उसमें से करंट फ्लो, उसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो वहां पे वायर में कुछ रेजिस्टेंस दिया जाता है और उस रेजिस्टेंस को आप नाम दोगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सिंपल वे में मैं ये कह सकता हूं इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सेल इटसेल्फ टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, ध्यान सुनना, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द opposition offered by the cell itself to the flow of current through it। ठीक है, देखो किसी सर्किट में जो करंट फ्लो कराएगा तो वो ये सेल ही कराएगा, और ये सेल का जो करंट है उसने किसको बनाया, इंटरनल रेजिस्टेंस को। बेटे फर्दर ये इंटरनल रेजिस्टेंस जिस करंट ने इसको बनाया उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। मीनिंग आ रहा है समझ में? तो सिंपल वे में कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सेल इटसेल्फ टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, इसके एक्सप्रेशन की। ठीक है, हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस। अब बेटे देखो, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक रिलेशन बनाया ईएमएफ और टीपीडी में। अब ध्यान से समझना, तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो फिजिक्स में चेन सिस्टम से हम काम करते हैं, कभी भी चीजों को रटना नहीं है। बेटे ये टॉपिक कब सॉल्व होगा, जब आपको ईएमएफ और टीपीडी का रिलेशन क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं ईएमएफ और टीपीडी का रिलेशन यहाँ करा देता हूँ, फिर हम वापस यहाँ जाएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो तो बेटे यहाँ पे मैंने हेडिंग बना दिया रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ई एंड टीपीडी वी ऑफ ए सेल। दोनों में रिलेशन क्या होगा वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो आपने इसके लिए एक सर्किट अरेंजमेंट किया है ऐसे, ये देखो बेटे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे आपने लगा दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। बेटे ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे लगा दिया वोल्टमीटर, एक बैटरी आपने लगा दिया। ठीक है, अब देखो बेटे करंट हमेशा फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, आई आई। ठीक है, मीनिंग समझ में आ रहा है, क्लियर? हम मान लेते हैं, और बेटे यहाँ पे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस सेल का, वो क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, अब देखो लेट आर आर ई वी। बेटे सुनने ध्यान से, लिखना कुछ नहीं समझना है। यहाँ पे कैपिटल आर है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस,
ई है ईएमएफ ऑफ सेल, वी आपका है टीपीडी ऑफ सेल। बात समझ आ रही है? तो बेटे सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूं इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आपका इंटरनल प्लस क्या होगा, एक्सटर्नल। बेटे बात समझ आ रही है ना? द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, दोनों का सम हो जाएगा। ऐसे अब हम फाइंड आउट करते हैं नेट करंट इन द सर्किट। नेट करंट बेटे जो नेट करंट आपका आई होगा वो ईएमएफ ई, ये आपका ईएमएफ है, ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर। बेटे बात आ रही समझ में? तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूं, आई आर प्लस आई आर किसके बराबर है बेटे, ई के। और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इस पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? अब देखो बेटे ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिलेट करेगा टीपीडी से, इंटरनल रेजिस्टेंस रिलेट करेगा ईएमएफ से। तो इसके बेस पे मैं ये कह सकता हूं टीपीडी ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस, ठीक है, एक्रॉस आर। बेटे देखो जो टीपीडी ऑफ द सेल होगा, सर्किट आपका क्लोज है, ठीक है, क्लोज सर्किट हमेशा टीपीडी देगा, ओपन सर्किट हमेशा ईएमएफ देगा। ये हम डेफिनेशन में स्टडी कर चुके हैं। टीपीडी ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। तो बेटे टीपीडी आपका क्या हुआ, वी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर क्या है, तो कितना पोटेंशियल, आई आर, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन 1। आई आर की वैल्यू क्या पुट कर दो, वी। तो डियर स्टूडेंट स्मॉल आई आर प्लस वी किसके बराबर हो गया, ई के बराबर हो गया। बेटे आई आर प्लस वी इक्वल टू ई, तो यहां से वी किसके इक्वल हो जाएगा, ई माइनस आई आर। तो सारा समझ में? बेटे ये एक रिलेशन बन गया जो कि काफी इंपोर्टेंट रिलेशन है। वी टीपीडी, ई ईएमएफ, आई करंट, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, इंपोर्टेंट रिलेशन है। बेटे इसी के आप कुछ स्पेशल केस यहाँ कर सकते हैं। मैं कर रहा हूं यहाँ पे स्पेशल केस, देखो स्पेशल केसेस। इन स्पेशल केस के बेस पे डेफिनेटली सीबीएसई क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। देखो जैसे आपने देखा रिलेशन अपना बनाओ V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। और मैं यहां से कह सकता हूं E इज इक्वल टू बी प्लस आई आर। तो बेटे अब देखो आप ध्यान से सुनना, इस रिजल्ट के बेस पे आप ये कह सकते हो, इस रिजल्ट के बेस पे आप ये कह सकते हो द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टीपीडी ऑफ ए सेल। क्लियर है ना? क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू में ये दोनों वैल्यू भी ऐड होगी, बट टीपीडी के केस में वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड। बेटे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्वेश्चन आपका ये होगा द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टीपीडी ऑफ ए सेल। तो आपका आंसर होगा एज वी नो दैट E इक्वल टू बी प्लस आई आर। बस बेटे प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व होगी, हमें आंसर मिल गया। आपको अच्छे से क्लियर है कि यहाँ पे कंडीशन। दूसरा अगर कंडीशन आप मेंटेन करें इसी में, तो स्पेशल केस आप ये लगा सकते हैं। कंडीशन ये होगा इफ आई इज इक्वल टू 0। किसी सर्किट में जब करंट की वैल्यू 0 है, इट मीन सर्किट कैसा है बेटे, ओपन सर्किट। बेटे कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट। ओपन है, आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो V की वैल्यू क्या होगी, E। V और E दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेटे क्लियर है ना? इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन द सर्किट इज ओपन बोथ टीपीडी एंड ईएमएफ आर इक्वल, ठीक है। बेटे दूसरा केस आप ये मेंटेन कर सकते हैं, इफ R की वैल्यू क्या मान लो, 0। मीन्स एक ऐसा सर्किट जिसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। बेटे प्रैक्टिकली कोई ऐसा सर्किट पॉसिबल है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, हम कहेंगे नहीं है। तो बेटे आप ये कह सकते हैं दैट सर्किट इज सेड टू बी आइडियल। कैसा सर्किट होगा वो, आइडियल सर्किट होगा। तो उस केस में भी आपने V और E दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। आ रहा है नहीं समझ में? तो बेटे जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टीपीडी ऑफ ए सेल, तो आपका आंसर होगा, आप ये पॉइंट नोट उसमें कर देंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। बिल्कुल हमें लॉजिकल रीजन यहाँ पे देना है, चीजों को ऐसे ही नहीं फेंकना है भाई, लॉजिकल रीजन हम वहां पे देंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका कंसेप्ट था रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ई एंड टीपीडी वी ऑफ ए सेल। तो डियर स्टूडेंट अच्छे से इसको यहाँ तक ऑब्जर्व कीजिए, फिर इसके बाद हम समझते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के केस।
बेटे बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छे से इसको यहाँ तक एक बार अच्छे समझना है, नोट नहीं करना है, राइटिंग आप पहले कर चुके हैं, बस अभी आपको इसको समझना है। ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। ठीक है, एक बार इसको देख लो, फिर करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेटे आप देखिए, अब अपने पास रिलेशन आ गया ना v इक्वल टू माइनस आई आर, तो इसी के बेस पे अब हम सोल्व करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस में डेफिनेशन आपका सेम रहेगा, आप ये वही कह सकते हैं, इसको एक्सप्रेशन कर लेते हैं। एक्सप्रेशन इसका भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या है वो देखो। बेटे आपने क्या किया, आपने ये एक सर्किट बना लिया इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे कुछ सेल ऑफर करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस आर, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करेगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, लेट अस कंसीडर, लेट कैपिटल आर स्मॉल आर वी टी, ये सारे वही चीज, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, डीपीडी ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है भाई, अब देखो, एंड वी नो दैट V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। बेटे आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है R। तो आपने क्या किया, पूरा फोकस बोर्ड पे, इसको इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले जाओ। तो बेटे आई आर इधर आके क्या हो गया, प्लस का, E एज इट इज बी साइड जाके क्या हो गया, माइनस का। ठीक है भाई, बेटे R क्या हो जाएगा, E माइनस बी बाय आई। समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे यूज कर दो ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बेटे ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V किसके बराबर होगा, आई आर के, V इक्वल टू आई आर, तो I की यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V बाई आर। कुछ आ रहा है समझ में? बेटे ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V बाई आर। इसको पुट कीजिए फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो स्मॉल r किसके बराबर होगा, E माइनस वी अपॉन V, और R मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बेटे हाँ या ना? ठीक है, अब देखो भाई, स्मॉल r इज इक्वल टू E को डिवाइड कीजिए V से, V को डिवाइड कीजिए V से, सो वी कैन से दैट E बाय V माइनस 1 इंटू R, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस का फाइनल रिजल्ट होगा E बाई वी माइनस 1 इंटू में क्या होगा, R। अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, टॉपिक इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, नोट इट डाउन केयरफुली। बेटे अब देखिए, अब हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 3 मार्क्स का विषय डेफिनेटली हर बार फाइनल में आता है। ठीक है, तो बेटे देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, केयरफुली सुनना है अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, देखो बेटे पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड to compare EMF of two cell। ठीक है बेटे, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आपके पास 2 सेल हैं। ठीक है, उन 2 सेल में से आपको उन 2 सेल के EMF कंपेयर करने की, भाई किसका EMF कितना है, तो आप किसका यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, दूसरा आप ये मान लीजिए आपके पास 2 सेल है, 2 सेल में से किसी एक सेल का जो रीडिंग है, भाई कितने वोल्ट का है, उसका जो रीडिंग है वो गायब हो गया। ठीक है,
जो रीडिंग का लिख रखे थे उस पे वो मिट गए हैं। अब हम कैसे पता लगाए कि इस सेल का ईएमएफ क्या है? तो बेटे उसके लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसका नाम क्या है? पोटेंशियोमीटर। बात समझ आ रही है? किसी भी सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए या किसी सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए जो आप डिवाइस यूज करेंगे उसका नाम होगा पोटेंशियोमीटर। सेकेंड पॉइंट, अब मान लीजिए किसी भी सेल का आपको क्या निकालना है? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बेटे किसी भी सेल का यदि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो भी आप इसका यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर के सबसे इंपोर्टेंट दो यूज हैं, ठीक है? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर, ठीक है? तो बेटे अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को क्लियर है, विदाउट एनी लॉ एंड विदाउट एनी प्रिंसिपल फिजिक्स में कोई बात होती नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, ठीक है? तो बेटे हेडिंग बना लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। सॉरी हेडिंग नहीं, बस समझना है भाई, रिवीजन चल रहा है, लिखना तो है नहीं, सुनना है केयरफुली। बेटे प्रिंसिपल की हम बात करें तो मैं सिंपली वे में मान लेता हूं, समझना भाई ध्यान से। मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है? और इस कंडक्टर, ये मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ लेंथ होगा और ये हो गया अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी, और सर्किट में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। बेटे समझना है केयरफुली, ध्यान से, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोर्शन ऑफ ए वायर, यानी कि इस कंप्लीट वायर के अक्रॉस मैंने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया? V, और L इज द लेंथ ऑफ द वायर। बात समझ आ रही है? तो बेटे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोर्शन ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर इफ करंट इज केप्ट कांस्टेंट। बेटे ये मेन पॉइंट है, कंडीशन है। ये कह रहा है आपने किसी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप किया है वो पोटेंशियल उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब उस सर्किट का करंट क्या हो? कांस्टेंट हो। मीनिंग आ रहा है समझ में? तो इन सिंपल वे में मैं कह सकता हूं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V across the portion of a wire of uniform area cross section is directly proportional to the length of the wire provided that I is constant। ये बात को समझना ध्यान से, मीनिंग आ रहा है समझ में? पूरा डेफिनेशन सही तरीके से मेंटेन कर लेंगे। द पोटेंशियल ड्रॉप across the portion of a wire of uniform area cross section is directly proportional to the length of the wire provided that the current is kept constant। बेटे करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अब देखो किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हमने एक अनोदर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसका नाम होता है रियोस्टेट, और वी कैन से दैट वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है? बेटे किसी भी सर्किट में करंट को कांस्टेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे उसका नाम होगा वेरिएबल रेजिस्टर, और वी कैन से दैट रियोस्टेट, ठीक है? अब देखो, अब आपको ये प्रूव करना है कि V किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? L के। तो देखो बेटे इसको प्रूव कर देते हैं। प्रूफ देखो इसका, एज वी नो दैट ओम्स लॉ कहता है V किसके बराबर होता है बेटे? IR। भाई ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यही है, बट वी नो दैट बेटे R किसके बराबर होता है? रो L बाई ए होता है ना। इस वैल्यू को यहाँ पे ले आओ, V इज इक्वल टू I रो L अपॉन ए। बेटे हमें तो बस प्रूव करना है कि V किसके प्रोपोर्शनल हो? L के। तो ये बाकी सभी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। ये सभी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। और मैं इनको मान लेता हूं रो I अपॉन ए को किसके बराबर मान लिया मैंने? K के। किसके बराबर मान लिया? K। तो V अपना किसके बराबर होगा? K L के। बेटे ये है K अपना क्या है? कांस्टेंट फॉर ए गिवन कांस्टेंट। K अपना कांस्टेंट है, जब आप कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे साइन क्या होगा? तो आप कह सकते हैं V किसके प्रोपोर्शनल होगा? L। आ रहा है नहीं समझ में? बेटे V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? L के। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है?
तो बेटे अच्छे से इसको एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो फिर से डिस्कस कीजिए, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। बेटे अब हम बात करते हैं, बेटे यहाँ पे के है ना, न्यूमेरिकल में यूज होगा। यहाँ पे जो के है उस के को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। यानी कि के की वैल्यू यहाँ से आप निकालना चाहोगे तो के की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, v बाय एल। ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल के लिए, के यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू v बाय एल, ठीक है। तो बेटे आपने देखा पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन आपने स्टडी की, उसके बाद उसका प्रिंसिपल क्या है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, कि जो पोटेंशियोमीटर है वो कैसा होता है, कैसे बना होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका। तो बेटे इसको रख कर रहा हूं मैं, ठीक है, या रहने दो इसको, चलो रहने देते हैं भाई, यहां बना लेते हैं कंस्ट्रक्शन। बेटे ध्यान से सुनो, सुनना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के आपसे पूछता है सीबीएसई, ठीक है। बेटे जो पोटेंशियोमीटर है ना, किसी भी पोटेंशियोमीटर को बनाने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर का रिक्वायरमेंट होता है। अब क्वेश्चन ये बनेगा भाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर क्यों आपको चाहिए। उस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर आप यूज कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर का लेंथ क्या होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटे ध्यान रखिए, पोटेंशियोमीटर में जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर आप यूज करेंगे उसका लेंथ मिनिमम होगा 4 मीटर और मैक्सिमम होगा 12 मीटर। यानी कि लेंथ फॉर पोटेंशियोमीटर वायर इज ऑफ 4 to 12 मीटर। 5 मीटर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का आप पोटेंशियोमीटर बना सकते हैं। अगर वायर का लेंथ 4 मीटर से कम है या 12 से ज्यादा है तो आप पोटेंशियोमीटर कंस्ट्रक्ट वहां से नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो भाई, ये हमने अरेंजमेंट किया, ध्यान से समझना। बेटे पूरा फोकस बोर्ड पे रहे, ठीक है। ये देखो बेटे, ये जो आपने लिए ना, पूरा ध्यान बोर्ड पे, ये है आपके थिक कॉपर स्ट्रिप, थिक कॉपर स्ट्रिप। ये है आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर। मैं कहता हूं 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लॉन्ग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर मेड ऑफ कॉन्स्टेंटाइन यूरेका, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन यूरेका और मैंगनीज आप कह सकते हैं। 4 मीटर लॉन्ग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर, ठीक है बेटे। ये है थिक कॉपर स्ट्रिप, बात समझ आ रही है। अब यहां से इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है। अब यहां से कनेक्शन आपने किए, यहां पे मैंने लगा दिया की, यहां पे लगा दिया मैंने नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी, ये लगा दिया मैंने एमीटर, और ये कंडीशन ऐसे मेंटेन कर दिया। ये देखो बेटे, ये है रियोस्टेट, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया की, ये हो गया बैटरी, और ये बन गया आपका पोटेंशियोमीटर। बेटे पोटेंशियोमीटर वायर एबी का लेंथ है 4 मीटर। ये बना हुआ है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर मेड अप ऑफ एलॉय लाइक कॉन्स्टेंटाइन यूरेका और मैंगनीज, ठीक है। उसके बाद ये थिक कॉपर स्ट्रिप है। बेटे कॉपर का स्ट्रिप थिक आपने क्यों लिया है, क्योंकि स्ट्रिप जितना थिक होगा एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली वेरी करता है। एरिया मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम, ठीक है। उसके बाद ये की, बेटे की हमेशा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, की एमीटर, ये रियोस्टेट। भाई रियोस्टेट आपने यूज क्यों किया,
क्योंकि हमने प्रिंसिपल में कहा था कि करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। सो करंट को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आपने क्या यूज किया, रियोस्टेट। ये वोल्टमीटर हो गया और बेटे ये हो गया जॉकी, जिसको आप इस रजिस्टर वायर पे स्लाइड करेंगे और नल पॉइंट आप लोकेट करेंगे। ठीक है, तो बेटे अच्छे समझना, ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके बाद हम इनके एप्लीकेशन करेंगे दोनों। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस। ठीक है बेटे, देखो भाई पोटेंशियोमीटर बेटे फिर बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे। भाई ये जो रेजिस्टेंस वायर है पोटेंशियोमीटर में, रेजिस्टेंस का वायर कितना होगा बेटे, मिनिमम 4 मीटर, मैक्सिमम 12 मीटर। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पोटेंशियोमीटर वायर जो बना है वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर क्यों है। तो बेटे आपका आंसर होगा बिकॉज इट हैज लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मींस अल्फा एंड हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर आपने एलॉय का क्यों बनाया, तो अपना आंसर होगा बिकॉज दीज एलॉय हैव लो वैल्यू ऑफ अल्फा एंड हाई रेजिस्टिविटी। बात समझ आ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये बनेगा कि आपने थिक कॉपर स्ट्रिप यूज क्यों किए हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली होता है एरिया के। ठीक है बेटे, कॉपर स्ट्रिप थिक होगा तो एरिया मैक्सिमम होगा, एरिया मैक्सिमम होगा तो रेजिस्टेंस मिनिमम, और रेजिस्टेंस अगर मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। बात समझ आ रही है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर में जो आप वायर यूज करते हैं उस वायर का लेंथ मिनिमम होगा 4 मीटर, मैक्सिमम होगा 12 मीटर। ठीक है बेटे, अच्छे से इसको समझना है पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर।